हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। ऑल तो थोड़ा सा टाइम हो गया है इसको न्यूज़ में आए हुए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या अमेंडमेंट की, किन अमेंडमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है। बाकी आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। नाउ सी दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पास्ड इन राज्यसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है। ये बिल राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुआ है। लोकसभा ने ऑलरेडी इस लेजिस्लेशन को अगस्त में, जो आपका मॉनसून सेशन था, तब क्लियर कर दिया था। राइट नाउ सी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। जो इसका ओरिजिनल एक्ट है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और अब उसमें जो अमेंडमेंट हो रही है, तो अब राज्यसभा ने इसको क्लियर किया है। अब बिल में दो मेजर इश्यूज हैं जिन पे थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज जिनको किया गया था। पहला देखिए, एग्जेम्पशन मेड टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। तो यहाँ पे एलिफेंट्स पे काफ़ी बात हुई है कि यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो दी गई है कि आप कैप्टिव एलिफेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ पे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड स्वीपिंग पावर्स गिवन टू द सेंटर टू डिक्लेयर स्पीशीज एट वर्मिन। अब वर्मिन कौन सी स्पीशीज होती हैं आपकी, जिनको आप जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनको मार सकती है। क्यों? क्योंकि शायद उनका पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गया है, वो इकोसिस्टम का बैलेंस ख़राब कर रही हैं, या फिर वो ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं। तो वर्मिन जैसे मंकीज़ को, वाइल्ड बोर्स को, पिग्स को, वाइल्ड पिग्स को कई बार वर्मिन कुछ स्टेट्स जो है टाइम टू टाइम घोषित कुछ समय के लिए करती रहती हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट्स को ट्रांसफर करने की बात, और दूसरी बात कि सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दी गई है स्पीशीज़ को वर्मिन घोषित करने के लिए, उस पर थोड़ा सा स्क्रूटनाइज यहाँ पे ज़्यादा किया गया। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या बैकग्राउंड है। 1887 में वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का था। 1912 में एक दूसरा लॉ आता है 1912 में, जिसको वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है, और फिर इसको अमेंडमेंट इसकी की जाती है 1935 में। 60 में फिर से आता है। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री आ गया, जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला एक्ट आपका 1972 का। फॉरेस्ट पार्ट फ्रॉम स्टेट सब्जेक्ट वॉज शिफ्टेड टू कंकरेंट लिस्ट। तो फॉरेस्ट को स्टेट सब्जेक्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो मेन यही था कि हमको हंटिंग को रोकना है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में अलग अलग जगह इस्टेब्लिश करने हैं, और जू जो हैं उनको मैनेज करना है। तो ये उसके हाईलाइट्स थे। अब ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसके हाईलाइट्स क्या हैं? अब ये 1972 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हो रही है टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज़, की जितने भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स के हो गए, प्लांट्स के हो गए, उनको लॉ के अंदर हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब इंडिया में आप वैसे भी देखें, इलीगल एनिमल ट्रेड रेगुलेटेड है किस एक्ट के अंदर? कस्टम्स एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, एग्जिम पॉलिसी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कुछ एक्ट एंड लेजिस्लेशंस हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलीगल एनिमल ट्रेड इंडिया में जो है उसको रेगुलेट किया गया है। हाउएवर, ये जो पर्टिकुलर बिल आया, अगर आपसे पूछे क्यों लाया गया है, एक इसका रीजन है साइट्स। साइट्स आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टार्टिंग में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, जो इलीगल ट्रेड को, एंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसको रेगुलेट करता है, उसको रोकता है। तो साइट्स में एक रिक्वायरमेंट था कि आपका एक इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए जो देश इसके मेंबर हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए इंडिया को यहाँ पे अमेंडमेंट करने की जरूरत थी। प्लस ये जो बिल है ये बहुत ही फायदेमंद है लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस जो हैं वो लोगों को देता है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को या इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को, फॉरेस्ट में जैसे ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक जो हो गए, आपके जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, उसको आप चरा सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में जाके। और जो पानी है, वाटर रिसोर्सेज जो जंगल में है, उसको आप अपने घर के पर्पसेस के लिए, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उनके लिए भी बेनिफिट है। वरना यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट के बीच में बहुत बार इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखा गया है। तो मैंने मेंशन किया कि साइट्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यू नो
कि एंडेंजर्ड स्पीशीज IUCN में आपकी एक थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट है, रेड लिस्ट है, वहाँ पे आपके वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात हुई है जिनको हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, कि उनकी ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को हमने रोकना है। क्योंकि ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा लोग पकड़े जाते हैं, कभी स्टार टॉर्टाइजेस लेके जा रहे हैं, या आपका पैंगोलिन हो गया उसका स्केल लेके जा रहे हैं। सो दिस इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसका मेन काम यही है कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज का, चाहे वो लिविंग है या डेड है, उसको हमको रोकना है। क्योंकि स्पीशीज अल्टीमेटली आपकी मर रही है, खत्म हो रही है और आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर ऐसा चलता रहा। तो एंडेंजर्ड प्लांट्स या एनिमल्स को उनकी ट्रेड को रोकने के लिए ये आपका जो ट्रीटी है ये वर्क, मल्टीलेटरल ट्रीटी वर्क करता है। तो ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है दैट यू शुड नो कि इसको 1975 में इट केम इनटू इफेक्ट। नाउ यहाँ पे जो प्रपोज्ड बिल था, कमिंग बैक टू आर अमेंडमेंट, वाइल्ड लाइफ जो अमेंडमेंट बिल है उसकी बात हम करें, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम एक नया स्केड्यूल डालेंगे कुछ स्पेसिमेंट्स के लिए जिनको डिफरेंट अपेंडिक्स में यहाँ पे रखा गया है साइट्स के अंदर। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से अलग से स्केड्यूल बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अलग स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, इस तरीके से अलग स्केड्यूल्स हैं। अब यहाँ पे अमेंडमेंट सेक्शन 6 में भी हुई है, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो अब जिनके पास डिफरेंट पावर्स और ड्यूटीज रहेंगी, जो कि उनको कौन देगा, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो इस कमेटी के जो भी लोग होंगे उनको पावर्स और ड्यूटीज देगा। फिर यहाँ पे सेक्शन 43 में ये अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एलिफेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे परमिशन यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि एलिफेंट शेड्यूल 1 एनिमल हैं, कि उनको रिलीजियस या बाकी किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। वरना अभी तक क्या था कि आप एलिफेंट वही डोमेस्टिक वे में अपने पास रख सकता है जिसको इनहेरिटेंस में मिला है, राइट, या एज अ गिफ्ट मिला है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को अलाउ कर दिया। इंसर्ट सेक्शन 49E, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल रही है कि वो डेजिग्नेट करेंगे एक मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो परमिशंस हैं स्पेसिमेंट्स की ट्रेड्स के लिए वो देंगे। तो सेंटर के पास यहाँ पे पावर जाती है। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें आप देख सकते हो जो ऐड करने की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 49F डालने की बात की जा रही है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी कि वो साइंटिफिक अथॉरिटी एक डेजिग्नेट करेंगे जो किस चीज़ पे सलाह देगी, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी स्पीशीज़ हैं ट्रेड हो रही हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन कि ठीक है कहीं कुछ हद तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ज़रूरी भी हो, क्योंकि जिस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं उनका मेडिसिनल वैल्यू है, तो वहाँ पे हमको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो एक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्लान्स ऑफ सेंचुरी। जो मैनेजमेंट प्लान है उनके हिसाब से चलेगा। इट प्रोवाइड्स चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द सेंचुरी टू बी प्रिपेयर्ड एज पर सेंट्रल गाइडलाइंस। जो अब जो सेंटर गाइडलाइंस बनाएगा उसके हिसाब से सारे रूल सेंचुरी के बनेंगे और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसके तहत ही चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे दे आर एम्पावरिंग बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कि वो एरिया जो नेशनल पार्क सेंचुरीज के आसपास वाले एरिया हैं उसको कंजर्वेशन रिजर्व्स घोषित कर सकते हैं, फ्लोरा फाउना और वहाँ पे जानवरों के हैबिटेट को बचाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ये भी पावर मिल रही है इसमें कि वो रेगुलेट कर सकते हैं या रोक सकते हैं किसी भी तरह का इंपोर्ट, ट्रेड, इन्वेसिव प्लांट या एनिमल, एलियन स्पीशीज कुछ भी हो, इन्वेसिव प्लांट्स जो किसी बाहर जगह से बिलोंग करता हो, किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया का नेटिव ना हो। और फर्दर यहाँ पे बोला गया इट रिक्वायर्स every person possessing living specimen of scheduled animals to obtain a registration certificate, कि कोई भी इंसान जिसके पास scheduled animals जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में schedule 1, schedule 2 या 3 में आते हैं, उनके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया। और जो लोग वॉलंटरली कोई इस तरह का एनिमल सरेंडर करना चाहते हैं जो उन्होंने कैप्टिव रखा है वो भी कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द अमेंडमेंट्स जो यहाँ पे लाई गई हैं, जो हमने 3 स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया। बट हाँ, यहाँ पे एलिफेंट को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हुआ, लीगल डिलेमा था एलिफेंट के स्टेटस को लेकर, क्योंकि एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है और एक बहुत ही प्राइज्ड डोमेस्टिक एनिमल है, उसके टस्क्स बहुत महंगे बिकते हैं। 1897 में एलिफेंट्स को प्रिजर्वेशन एक्ट यहाँ पे आया गया था कि
कोई भी एलिफेंट को मारेगा नहीं, कैप्चर नहीं करेगा जब तक कि आपके सेल्फ डिफेंस की बात नहीं आ रही है। तो इस तरह का लाया गया था। 27 में कहा गया था कि एलिफेंट को कैटल की कैटेगरी में रखा गया था। तो अलग अलग टाइम पे एलिफेंट्स को लेकर डिफरेंट एक्ट्स आपके आए हैं। 2003 में भी यहाँ पे ट्रेड जो है उसको रोका गया था, नॉन कमर्शियल ट्रेड जो भी है। सो नाउ फाइनली वी आर हियर। ये जंबो वाला अब यही है कि आप इसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होने के लिए परमिशन दे रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिस पे काफ़ी डिबेट हो रही है वो है वर्मिन कन्फ्लिक्ट, की सेंटर के पास गवर्नमेंट चली गई है। अब देखिए कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल आपके क्रॉप्स को बर्बाद कर रहा है, तो आज तक हमने देखा नहीं है कि कितना डैमेज उससे हो रहा है, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको इसका बहुत नुकसान होता है और जिसका एज अ रिजल्ट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी होता है। सिंस 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज हमको पता चले हैं, जैसे फ्रूट बैट्स, कॉमन क्रोज, रैट्स, जिनको हमने वर्मिन घोषित किया। यानी वो ऐसे न्यूजेंस एनिमल्स हैं जो डिजीजेस स्प्रेड करते हैं या क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनको किसी भी एक्ट के अंदर इंडिया में प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो वो वर्मिन हो गए। तो उसके तहत लोग सेल्फ डिफेंस में अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए उनको मार भी सकते हैं। नाउ किलिंग एनिमल्स आउटसाइड दिस लिस्ट वाज अलाउड अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। तो अब इन जानवरों को अगर मारना है, किसी भी जानवर को अगर आपने मारना है, तो 2 केसेस में आप मार सकते थे। सेक्शन 62 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कि आपको सफिशिएंट रीजन देना है, जो हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन सपोज जिन जानवरों को मिली है, टाइगर या एलिफेंट को, तब तो बहुत मुश्किल है, आपका बहुत खतरनाक रीजन होना चाहिए कि भाई मेरे जान पे ही आ गया था इसलिए मैंने इस जानवर को मारा। नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 11 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन अलाउ द किलिंग ऑफ एनिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अलाउ कर सकता था, वहां पे उस एनिमल का स्टेटस नहीं देखा जाएगा, वो चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बोल देगा, वार्डन बोल देगा कि ये डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ था, इससे लोगों की जान जा सकती थी, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला है ना सेक्शन 62, यहाँ पे ये था कि जब तक किसी जानवर को हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन नहीं है उसको वर्मिन घोषित किया जा सकता है किसी भी जगह पे, किसी भी समय पे। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमने देखा मंकीज को एक समय पे किया गया था, तो वो आपका सेक्शन 62 में आता था वर्मिन घोषित करना, ठीक है। कि नाउ द स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया सेक्शन 62 में 1991 तक एक अमेंडमेंट आया कि जो पावर है वो सेंटर को दिया जाए। तो ये जो प्रपोजल था ये चल ही रहा था, बट अंडर सेक्शन 11 स्टेट्स कुड इशू कलिंग परमिट्स ओनली लोकली एंड फ्यू एनिमल्स। लेकिन स्टेट्स के पास ये पावर कुछ जानवरों पे ही थी और कुछ स्पीशीज पे ही थी, मतलब हर एक स्पीशीज पे नहीं थी, बल्कि सिर्फ लोकली ही वो ये परमिशन दे सकते थे। ओके, सो आई होप नाउ यू नो कि वर्मिन घोषित करने का क्या मतलब है, और अब ये पावर ज़्यादा सेंटर के पास चली गई है। पहले ये स्टेट भी कर सकती थी लोकली, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये यहाँ पे ये पावर सेंटर के पास जाएगी, कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होगी, बट हाँ आगे वो स्टेट बोर्ड्स को क्या डायरेक्शन देते हैं that we will see. Now what are the constitutional provisions for wildlife conservation? अगर वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कौन कौन से एक्ट्स में आपको ये देखने को मिलता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। 51AG ये कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है दैट इट शेल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, उसको इम्प्रूव करो। 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के, यहाँ पे बोला जाता है स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यहाँ पे स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कीजिए, या आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, सो डू कनेक्ट। मार्च में ही हमारा कोर्सेज करंट अफेयर के आएंगे, जनवरी में हम स्टार्टिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स मेरा ऑलमोस्ट अनअकैडमी पे पेड जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। सो यू कैन यूज़, दिस इज़ माई कोड वीरो UPSC जो आप यूज़ कर सकते हैं। 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, तो अभी ह्यूज डिस्काउंट्स इस पर चल रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे भेजिए, टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। बाकी आरएम बैच आपका शुरू हुआ है, इंग्लिश बैच है ये, CSAT टॉप एजुकेटर से प्रिपेयर कर सकते हैं, EMI पे कोर्सेज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं टू टेस्ट योर नॉलेज। एंड मिशन बैच फॉर IRMS भी आया है, इसमें भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अनअकैडमी का चल रहा है, टू एनरोल फॉर फ्री। थैंक यू सो मच।